नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टैटिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन भी दोस्तों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गोल्डर क्वाड्रिलेटरल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बहुत सारे देशों की राजधानियों को जिक्र आया है। इन्हें मैंने स्लाइड्स में ही अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो इन्हें जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समुदाय से आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने का आह्वान किया है। ये जो चैलेंज होगा ये दो तरह का होगा। पहले में विद्यमान जो ऐप्स होंगी उनकी प्रमोशन शामिल है और दूसरी में नई ऐप्स को डेवलप करने का काम शामिल होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ऑफिस यूटिलिटीज तथा सोशल नेटवर्किंग श्रेणी की विद्यमान ऐप्स के प्रमोशन हेतु सरकार मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराएगी। इस पहल के तहत ट्रैक 1 जो होगा वो अच्छी गुणवत्ता वाली विद्यमान ऐप्स की पहचान हेतु मिशन मोड में काम करेगा और लगभग 1 महीने में पूरा होगा। इसके अलावा ट्रैक 2 जो पहल होगी उसमें नई ऐप्स के विकास हेतु समर्थन और बाजार पहुंच प्रदान करके भारत में नए चैंपियंस पैदा करने में मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता के परिणाम जो होंगे वो जो एग्जिस्टिंग ऐप्स होंगी उनको उनके लक्ष्य हासिल करने और समाधान पाने हेतु प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने में दृश्यता और स्पष्टता प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि नई ऐप्स बनाने के क्षेत्र में जबरदस्त संभावनाएं हैं जो भारत और दुनिया के चिन्हित मुद्दों का समाधान कर सकती हैं। तो श्री मोदी सर अभी जो टिकटॉक पे जो बैन हुआ था या जो बाकी 59 ऐप्स जो बैन की गई थी गवर्नमेंट द्वारा, ये उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में एक नई शुरुआत की गई है ताकि भारत के जो लोग हैं वो अपने लेवल पर इन ऐप्स को डेवलप कर पाएं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 60.81% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,000 से ज़्यादा कोविड-19 के रोगी स्वस्थ हुए और इनके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,94,000 से ज़्यादा हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि 2,35,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। देश में अभी टोटल 1,087 प्रयोगशालाएं हैं जिसमें से 780 गवर्नमेंट और 307 प्राइवेट लैब्स हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,42,000 से ज़्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग की गई और इसके साथ ही ये संख्या 95 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि अब तक लगभग 95 लाख के आसपास सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं गुजरात सरकार की एक पहल की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अहमदाबाद नगर निगम ने एक अनूठा और नया उदाहरण पेश किया है। निगम ने एक वाहन तैयार किया है जिससे लोगों को उनके घरों पर गैर कोविड सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शहर के ज़्यादातर बड़े अस्पताल जो है कोविड-19 के इलाज के लिए आरक्षित हो चुके हैं, इसलिए डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जो हार्ट संबंधी जो बीमारियां हैं उनसे पीड़ित मरीजों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पूरे शहर में धन्वंतरी रथ नाम के 120 वाहन तैनात किए गए हैं तथा प्रत्येक वाहन में एक आयुष चिकित्सक, एक अर्ध चिकित्सक और एक नर्स और निगम का एक स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी रखा गया है। इस वाहन में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाइयाँ, विटामिन संबंधी खाद्य पदार्थ, बुनियादी जांच उपकरण और पल्स ऑक्सीमीटर लगाए गए हैं। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सोमवार से 4 राज्यों के 6 शहरों से कोलकाता के लिए उड़ानों का संचालन न करने का फैसला किया है। ये शहर दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, नागपुर, पुणे और अहमदाबाद हैं। ये जो बैन होगा ये 19 जुलाई तक या अन्य आदेश तक जारी रहेगा। इन उपायों का उद्देश्य जो है वो कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण पाना है। खुद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस बात की रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस एधनम घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल जो है वो किया गया है और प्रभावी दवाओं की घोषणा जल्दी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 39 कंट्रीज में लगभग 5500 मरीजों पर यह परीक्षण किया जा चुका है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन का जो 4th फेज है वो परसों से शुरू हो गया और इस फेज में 500 से अधिक उड़ानों को ऑपरेट किया जाएगा। इसके तहत एयर इंडिया के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के विमानों का संचालन होगा। एयर इंडिया की 170 उड़ानें 15 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, कनाडा, जर्मनी, जापान, कुवैत, मलेशिया, ओमान, सऊदी अरब, कतर और फिलीपींस सहित विश्व के विभिन्न देशों से यात्रियों को लाने का और ले जाने का काम जारी रखेंगी। यहाँ पर मैंने इन सभी कंट्रीज की कैपिटल को मेंशन कर दिया, तो आप इसको देख सकते हैं। इस बीच रिकॉर्ड 5 लाख भारतीय इस मिशन के तहत सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। 7 मई को इस साल ये ऑपरेशन शुरू हुआ था
और 2 महीने से भी कम के समय में 137 देशों के लगभग 5,04,000 भारतीय अपने घर लौट चुके हैं। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस परियोजना की समीक्षा की। श्री गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि इस राजमार्ग से सुगम यातायात और माल वहन के अलावा इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। एक्सप्रेस वे राज्य में 309 किलोमीटर लंबा होगा। ये श्योपुर, मुरैना और भिंड को राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जोड़ेगा। ये जो मार्ग होगा ये भिंड में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बोलते हैं, उस मार्ग से जुड़ा होगा, जबकि मुरैना में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से और राजस्थान में ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जुड़ेगा। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत को इस बात का गर्व है कि यहाँ बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का ज्ञान तथा शिक्षाएं बौद्धिक उदारता और आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारत की परंपरा के अनुरूप हैं। उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्मचक्र दिवस समारोह का कल राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म भारत में पड़ोसी क्षेत्रों में फला फूला। उन्होंने कहा कि आषाढ़ पूर्णिमा की परंपरा करीब 2500 साल पहले शुरू हुई, जब पहली बार महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जो एनलाइटनमेंट हुई थी इसी को धम्मचक्र बोलते हैं बौद्ध धर्म में। राष्ट्रपति ने कहा कि बुद्ध की शिक्षा तत्कालीन समय के विपरीत थी, लेकिन उनके तर्क की शक्ति प्रेम, दया और अहिंसा पर आधारित थी। बढ़ते आज की लास्ट खबर की ओर। भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस साल जून के महीने में अब तक की सबसे अधिक बिक्री की है। इस्पात की घरेलू बिक्री और निर्यात 12,77,000 टन रहा, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 18% अधिक है। जून 2020 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 5 जुलाई है। 5 जुलाई 1811 को वेनेजुएला ने फ्रांसिस्को डी मिरांडा की अगुवाई में स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। 5 जुलाई 1922 को नीदरलैंड्स में पहले आम चुनाव हुए। 5 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता। जो ये क्लेमेंट एटली हैं, ये भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और संसद में भारत की आज़ादी की घोषणा इन्होंने की थी। 5 जुलाई 1951 को अमेरिका के डॉक्टर विलियम शोकले ने जंक्शन ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। उसके अलावा 5 जुलाई 1975 को आर्थर आशे जो हैं वो अपने ही देश के जिमी कोनोरस को हराकर विंबलडन जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने। 5 जुलाई 1975 को केप वर्डे जो था उसको पुर्तगाल से आज़ादी मिली। 5 जुलाई 1977 को मोहम्मद जियाउल हक के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो वहाँ पर एक तख्तापलट की कार्रवाई हुई थी जियाउल हक के नेतृत्व में। 5 जुलाई 1981 को भारत के राजन महादेवन ने पाई के मान के 31,811 अंक अपनी स्मृति के आधार पर दोहराने में सफलता पाई। तो ये उन्होंने मेमोराइज कर लिए थे और उसको अपने आप से रिपीट कर दिया। 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस द्वारा Amazon.com की स्थापना की गई। 5 जुलाई 1996 को वर्ल्ड की पहली जीवित क्लोन्ड मम्मल जो थी उसका जन्म हुआ। डोली नामक ये जो भेड़ थी इसका जन्म स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में हुआ था। 5 जुलाई 2003 को WHO ने सार्स पर नियंत्रण पाने की घोषणा की। इसके प्रसार से 26 देश प्रभावित हुए और 774 लोगों की डेथ हुई थी। अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो इसका कारण जो है वो सार्स CoV-2 वायरस है, जबकि जो ये जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ इस वायरस का आधिकारिक नाम था सार्स CoV यानी सिंपली कोरोना वायरस था और इसे पहली बार साल 2002 में चीन में पाया गया था। तो जिस तरह उस समय इस पर काबू पा लिया गया था तो उम्मीद है कि अब इस वाले वायरस पर भी जल्दी काबू पा लेंगे हम लोग। 5 जुलाई 2012 को यूरोप की सर्वाधिक ऊंची इमारत द शार्ड का लंदन में उद्घाटन हुआ। उसके अलावा 5 जुलाई 2019 को प्राचीन इराकी शहर बेबीलोन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू इट, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।